गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। अब जहाँ से भी मुझे आप देख रहे हैं, चलिए आज हम कुछ स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले हम अगले दिन का क्लास थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगले दिन हम लोग क्या पढ़े थे भैया? अकाउंटिंग क्या है, इसके ऊपर हमने पढ़ा था। तो अकाउंटिंग को क्या बोला गया है? बोलिए एक बार, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको अगले दिन बोल के गया था। फिर मैंने आपको अकाउंटिंग बोलिए या फिर प्रोसेस, मैंने आपको ये भी आपको मैंने हर एक का मतलब मैंने आपको बता के गया था। क्या होता है भैया? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो मैंने आपको ये बोला था सबसे पहले मेरे को पहचानना है कौन सा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या किसको इवेंट बोलते हैं, ये मेरे को जानना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। आप देखिए, आपको मैंने एक एग्जांपल दिए थे। आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बोलिए पेन बनाने का आपका बिजनेस है, पेन बनाने का आपका फैक्ट्री है, कुछ भी आप बोलिए। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दिया था। तो आप खुद मेरे को बोलिए एक बार, आप पेन अगर बनाते हैं तो आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा। तो आपको परचेज करना है 30,000, मैंने एग्जांपल दिया था। फिर आप ये जो लेबर आपका होगा, जो भी आपका वहाँ पे काम करता है, उनको क्या देना पड़ेगा सर? आपको सैलरी पे करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हाँ भैया 10,000। फिर आपको मैंने बोला आपका फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चलेगा तो इसका बिल भी आएगा। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया कितने में? 5,000। इसी तरीके से आपने मशीन परचेज किया था। हाँ भैया मशीन, ये भी देखिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी इन्वॉल्व है। तो इन सबको क्या हम बोलेंगे? बोलिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर आपको मैंने इवेंट का मतलब समझाया था। इवेंट क्या होता है भैया? इवेंट वही है, ये ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट है। जैसे आप मेरे को बताइए, आपने पेन बना के आपने पेन सेल की कितना में किया था? टोटल 15,000 में। जबकि आपको बनाने या परचेज करने में खर्चा कितना हो गया था? 12,000। तो अल्टीमेटली एक रिजल्ट आया ना, इसी को क्या बोल देंगे हम? इवेंट बोलेंगे भैया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर सेकेंड देखिए आपका मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। ये जो भी हो रहा है आपके यहाँ पे, जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे, आप उनको पैसा दे रहे हैं ना? हाँ भैया पैसा दे रहे हैं 10,000। जो मॉनिटरी वैल्यू है, हाँ भैया मॉनिटरी, इसी को क्या बोलेंगे हम? मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए आपके बिजनेस में आप रेंट पे करिएगा, आप सैलरी पे करिएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी पे करिएगा, आप परचेज करिएगा, सामान सेल करिएगा। इन सबको कहीं ना कहीं तो आपको रिकॉर्ड करना है। अगर इतना सारा चीज़ को अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम भूल भी सकते हैं। हाँ भैया भूल सकते हैं, इसीलिए हमने रिकॉर्ड करना कहाँ पे स्टार्ट किया? एक बुक मैंने बनाया था। इस बुक का नाम क्या है? बोलिए जर्नल। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब बोलिए मेरे को एक बात, रेंट कितनों को पे करेंगे? सैलरी बहुत सारा एम्प्लॉय है, बहुत को पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बार परचेज करेंगे। आपको नहीं लगता इस बुक में अगर हम लिखें तो ये बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा बुक? हाँ भैया क्लमजी हो सकता है। तो अब सोचिए मैंने क्या किया, हर के लिए अलग 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 हमने क्या कर दिया? बुक्स मैंने बनाया। जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, और भी आप बोल सकते, परचेज, सेल बोल सकते। तो इन सब बुक को हम क्या बोलेंगे भैया? लेजर बोलेंगे। ठीक है। अब मान के चलिए यहीं पे बहुत सारा परचेज हो गया, तो यहाँ पे भी एक आएगा अमाउंट। इसी तरीके से रेंट है, सैलरी है, इन सब का एक अमाउंट आ रहा होगा। हाँ भैया बहुतों को पे किए हैं सैलरी। तो अब मेरे को एक बात बताइए, इसको हम लोग समराइज फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको हमने नाम दिया था ट्रायल बैलेंस। ये भी एक चैप्टर है सर आपका, ये भी एक क्या है? चैप्टर है आपका। यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी बोलिए। नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, यहाँ पे क्लासीफाइंग आया था लेजर में, अब इसके बाद समराइजिंग आ गया। फिर मैंने आपको बोला था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किसको बोलते हैं सर? आप खुद मेरे को बोलिए। जैसे आपको मैंने बुलाया यहाँ पे, आप बोला क्या मैंने, क्या आज पेन कितने का है? सेल कर रहे हैं हम 10 रुपीज़ में। एक एक पेन का कीमत कितना है भैया? 7 रुपीज़। तो आप एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए होंगे अपने दिमाग में। अल्टीमेटली आपको क्या दिखा भैया? 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपने मेरे को बोला भैया 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे सर? इंटरप्रिटेशन। ठीक है यहाँ तक। फिर मैंने आपको बोला था कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये आप, मैं मानता हूँ आप 1 लाख रुपीज़ अपने पापा से लिए हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि पापा को मेरे को रिजल्ट बताना ज़रूरी है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हाँ भैया वो बताना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये क्या करें, आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। सेम तरीके से अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एंड में आप एग्ज़ाम देते हैं, हाँ भैया एग्ज़ाम देते हैं, उनका एक रिपोर्ट कार्ड आता है, क्या आपको वो दिखाना ज़रूरी है पेरेंट्स को? हाँ भैया दिखाना ज़रूरी है।
तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। हाँ, यूज़र सब क्या होगा अब हम आगे बताएंगे, कम्युनिकेटिंग टू यूज़र आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? जल्दी बोलिए एक बार। चलिए अब एक नया टॉपिक एक लिखेंगे अपने लोग अभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एग्जाम में आपसे कई बार ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आप भी मेरे साथ साथ, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, आप भी लिख रहे होंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है सबको पता है क्या, या फिर हम एक बार बोलें आपको? ठीक है, हम बोलते हैं उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग करने का क्या उद्देश्य है। अब आप खुद मेरे को बोलिए, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा भैया। हाँ, क्या फायदा होगा वो अभी आपको हम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का, टू मेंटेन या कीप, कुछ भी बोलिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या इसका मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से। अगर हम अकाउंटिंग को एक प्रॉपर जगह में और एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड करके रखते हैं तो ये मेरे को क्या हेल्प करेगा? हाँ भैया, हेल्प करेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब खुद सोच के देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए मैं 300 बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन 300 का अगर रिकॉर्ड ना कर रखूँ तो क्या मुझे पता रहेगा इनके बारे में? इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ कि ना? हाँ सर, नहीं रहेगा। तो बिजनेस में भी इसी तरीके से आप रेंट पे कर रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, क्या इसका रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है? हाँ भैया, रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखिए मेरे साथ। सेकेंड पॉइंट आप ये बोल सकते हैं क्या, एक इसमें, अच्छा, अब हर एक मालिक को क्या क्या चाहिए बोलिए एक बार, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो उनको जानना ज़रूरी है। तो लिखिए टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो इससे मेरे को पता चल जाएगा क्या मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। अगर आपने पूरा साल में, पूरा ड्यूरिंग द ईयर में आपने 50,000 का सेल किया है और आपने क्या किया बोलिए एक बार, परचेज किया 30,000 में, तो आप इजीली कैलकुलेट कर ले सकते हैं ना सर, क्या 20,000 का हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। जल्दी बोलिए, क्या यहां तक आपको समझ में आया बच्चा? हाँ भैया, चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, द फिनेंशियल पोजीशन। आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है ये भी हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग करने से हमको पता चलेगा। ठीक है, ये आप ये वर्ड एक सुने होंगे, किसी को पूछते हैं ना तुम्हारा फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा अगर हम अकाउंटिंग किए तो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी बोलिए एक बार आप मेरे को, कोई भी प्रॉब्लम है बोलिए। आगे, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या आपको लगता है मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने में हेल्प होगा? हाँ भैया, होगा डिसीजन लेने में हेल्प। तो लिखते हैं टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कोई दिक्कत? क्यों, कैसे हेल्प होगा? अगर मैनेजमेंट अगर इसको देख के अगर वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में फ्यूचर का डिसीजन ले सकता है, प्लान बना सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। आगे अगर आपका अकाउंटिंग रहा ठीक, अगर अकाउंटिंग आप कर लेते हैं तो आप एक बात बोलिए, इसको एज अ एविडेंस भी दिया जाता है कोर्ट में। अगर कल चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करिएगा, कोर्ट में उसको एज अ आप क्या कर सकते हैं, लीगल ये कर सकते हैं, आप लीगल दिखा सकते हैं उसको, हाँ मैंने पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग किया है सर। तो लिखिए टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम जल्दी बताइए। अगर आपका अकाउंटिंग अगर आपने किया तो आपको ये भी पता चलेगा कहीं ऐसा तो नहीं है हमने खर्चा कहीं ज़्यादा कर रहे हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं फ्रॉड हो रहा हो, ऐसा तो नहीं। मेरे को ये भी पता चलेगा सर कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना है, तो ये भी इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो लिखिए टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी। चलिए यहां तक कोई भी डाउट आपको बच्चा बोलो। एक बार हम इसको हम फिर से एक बार हम रिपीट पूरा कर देंगे, लेकिन आप एक बार देख लीजिए यहां तक कोई भी डाउट है। चलिए एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अभी मैंने आपको ये बोला था अगर मेरा अकाउंटिंग पूरा एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहा तो ये अपने को ज़्यादा अपने को हेल्प करता है, ठीक है ना, मदद करता है ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर रहे तो। किसमें भैया, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में। दूसरा क्या है, असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर मेरा अकाउंटिंग पूरे तरीके से मेरा रहे, पूरा रिकॉर्डिंग ठीक है, तो मेरे को क्या उससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये भी मेरे को पता चल जाएगा। हर कोई अपना बिजनेस के पोजीशन क्या है वो क्या करा जानना चाहता है। अगर मेरे पास अकाउंटिंग रहा तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस का पोजीशन को भी हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी क्या है बोलिए, अगर अकाउंटिंग रहा तो मेरा जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए उसको हेल्प कर सकता है। हाँ भैया कर सकता है। उसके बाद बोलिए ये फुलफिलमेंट लीगल रिक्वायरमेंट भी है। अगर अकाउंटिंग रहा तो इसको हम कोर्ट में एज अ क्या पेश कर सकते हैं, क्या हाँ भैया देखिए मेरे यहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। या फिर टैक्स कंप्लायंस भी हम इसको क्या कर सकते हैं, टैक्स कंप्लायंस में भी इसको हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी, ये क्या करता है सर, बिजनेस में कोई अगर खर्चा अगर अननेसेसरी हो रहा तो उसको क्या करता है, वो रोकने का काम कर सकते हैं हम। हाँ भैया, एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं, अगर लग रहा है मेरे को कहीं एफिशिएंसी कम है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फ्रॉड को भी हम क्या कर सकते हैं बोलिए, एक बार डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट बताइए। नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ भैया आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और नया टॉपिक लिखिए, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट आप मेरे को बोलिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ मॉनिटरी जो भी मेरा ट्रांजैक्शन है उसको लिखते हैं क्या? यहाँ पे हम आप मेरे को बोलिए एक बार, क्या मतलब कस्टमर का कोई सेटिस्फैक्शन, इमोशन, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कितना, वो ये एफिशिएंसी से क्या वो कुछ भी लिखते हैं? नहीं भैया नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो गया बोलिए, एक लिमिटेशन ही तो है सर, हाँ कि नहीं? हाँ भैया ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, इग्नोर qualitative factors
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सर, लिमिटेशन क्या है। अच्छा, ये बेस किसको बनाता है, ये हिस्टोरिकल डेटा को बेस बनाता है। ये किसको बेस बनाता है बोलिए, हिस्टोरिकल डेटा को बेस बनाता है। जैसे आप मेरे को एक बोलिए, अकाउंटिंग क्या है, ये पास्ट का डेटा को हम लोग लिखते हैं, जो काम हो गया हो उसको लिखते हैं, हाँ कि ना, सोच के देखिए एक बार। ये मेरे को फ्यूचर का प्रेडिक्ट जो करेंगे हम, उसको एक्यूरेटली नहीं बोल पाता है। चलिए एक और पॉइंट यहां से मेरे को निकला, नॉट फुल्ली एक्यूरेट, आप लिख सकते हैं नॉट फुल्ली एक्यूरेट। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं क्या, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। आपको एक बार फिर से मैं ये दोनों पॉइंट एक बार समझाता हूं। नॉट एक्यूरेट, फुल्ली एक्यूरेट क्यों लिखे हम लोग, अकाउंटिंग इन्वॉल्व एस्टिमेट, अजम्पशन में रिजल्ट नॉट ऑलवेज। आप खुद सोच के देखिए, आप जब भी एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम देने के बाद आप क्या लगता है, आप एनालिसिस करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, हाँ भैया करते हैं। मेरे को कितना मिलेगा भैया, मेरे को 80 मिलेगा, मेरे को 85 मिलेगा, क्या एग्जैक्ट उतना ही मिलता है क्या, क्या आपको एग्जैक्ट उतना ही मिलता है, या तो उससे थोड़ा कम या तो उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसा भी तो होता है। हाँ भैया ऐसा ही होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या है, आप खुद मेरे को बोलिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो पास्ट हो जाता है, और उस ये क्या हेल्प करेगा फ्यूचर में, अगर कोई परफॉर्मेंस एक्यूरेट आएगा, क्या प्रेडिक्ट हम कर पाएंगे क्या फ्यूचर को इसके बेसिस पे, नहीं भैया ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत। एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हाँ भैया बोलिए, विंडो ड्रेसिंग। भैया विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, वैल्यू को ऊपर नीचे बढ़ा के या कम करके लिखना, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। जैसे आप लिखने वाले थे 6, आप लिखने वाले थे अपने बुक्स में 670, लेकिन आपने क्या किया, 1 0 और गलती से लगा दिया, क्या इसको विंडो ड्रेसिंग बोलेंगे, हाँ सर बोलेंगे। तो आपने क्या किया, उसको अमाउंट को बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। हाँ भैया यहाँ तक पहले बोलिए, 4 पॉइंट क्लियर है क्या आपको, बोलिए। एक और लिख लीजिए, ये क्या करता है बोलिए एक बार, नॉन मॉनेटरी आइटम को मेजर नहीं करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या नहीं करता है, नॉन मॉनेटरी आइटम को मेजर नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं कैन नॉट मेजर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। आप ये 5 पॉइंट आराम से एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। कोई भी डाउट यहां तक बोलिए। चलिए सबसे पहला क्या है, इग्नोर करता है किसको, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है। जब मैंने आपको अभी क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करता है सर, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। ये क्या नहीं कंसीडर करता है, कोई भी चीज, कस्टमर का क्या सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, ये सब कंसीडर करता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या इसमें मॉनिटरी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा, ये फुल्ली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, आपने एग्जाम दे के आने से आपको लगता है, आप एस्टिमेट करते हैं मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, बट क्या उतना ही आता है, नहीं भैया, उससे ऊपर या उससे नीचे भी आ जाता है। क्लियर है आपको, बोलिए। हाँ भैया क्लियर है। अब उसके बाद बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हाँ ये पास्ट डेटा को हम लोग क्या करते हैं बोलिए, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमको क्या हेल्प, मे नॉट हेल्प प्रेडिक्टिंग फ्यूचर का हम लोग कुछ परफॉर्मेंस एक्यूरेट होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे, विंडो ड्रेसिंग होता है। अभी मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग बताया,
वैल्यू को ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड करके दिखाना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स को ये कंसीडर नहीं करता है। क्लियर है बात? चलिए वेरी गुड। अब अपना एक और टॉपिक आज अपने को पढ़ना है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लिखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक होता है सर इंटरनल और दूसरा होता है सर एक्सटर्नल। ठीक है, पहले हम इंटरनल के ऊपर बात करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल के ऊपर भी बात करेंगे। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करेंगे सर? इंटरनल यूजर कौन कौन होता है। सबसे पहले ये बिजनेस किसका है सर? मालिक का है, ओनर का है। मानते हैं आप? ओनर का है। क्या ओनर, आप मेरे को बताइए, वो उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? उसके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? उसके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? उसका फिनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का, ये जानना चाहेगा या नहीं जानना चाहेगा? हाँ भैया, जानना चाहेगा। तो हम एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, फिनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा, दूसरा क्या जानना चाहेगा बोलिए? उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा है क्या, वो जानना चाहेगा। थर्ड क्या जानना चाहेगा? बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पहला क्या हो गया? ओनर। कोई भी डाउट यहां तक बोलिए मेरे को आप। इंटरनल में और कौन आता है सर? दूसरा आता है आपका एम्प्लॉय। कौन आता है सर? एम्प्लॉय। मेरे को बताइए, एम्प्लॉय जानना चाहेगा या नहीं जानना चाहेगा? हाँ भैया, जानना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय का क्या क्या है? उसका सैलरी सिक्योरिटी, उसको बोनस मिलेगा, वो जानना चाहेगा कि नहीं? हाँ भैया, जानना चाहेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे, पहला क्या है उसका, इस पे डिपेंड कर रहा है भैया, सैलरी। ठीक है, सैलरी सिक्योरिटी। दूसरा बोनस। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, सोच के देखिए एक बार। मैनेजमेंट, उसको तो प्लानिंग, मैनेजमेंट को क्या करना है? प्लानिंग करना है। और क्या करना है बोलिए? डिसीजन लेना है, बिजनेस को कंट्रोल करना है। तो उसको भी क्या है बोलिए? यहां पे मैं लिखता हूं, लिखिए मेरे साथ साथ आप भी। पहला लिखिए आप, डिसीजन मेकिंग। सेकेंड लिखिए प्लानिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर एक्सटर्नल यूजर के बारे में। एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहला कौन आएगा? एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहला कौन आएगा सर? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपके बिजनेस के बारे में क्यों जानना चाहेगा? आप खुद मेरे को बोलिए, एक इन्वेस्टर, पहले ये आप पहले समझिए इन्वेस्टर कौन होता है? जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो, उसको लगता है कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए इन्वेस्टर इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, वो जानना चाहेगा।
क्या इस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिटर या इसको हम सप्लायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सप्लायर्स भी बोलते हैं। ये इसके सामने भी आप पी लिख के रखिए, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है, हमने जिससे उधारी में लिए हैं, क्या वो मेरे अकाउंटिंग के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगा, हाँ भैया दिखाएगा। क्यों दिखाएगा इंटरेस्ट, आप खुद सोच के देखिए, हमने उससे किस में लिया सामान, उधारी में लिया, उसको तो पता है, उसको तो ये लग रहा है कि ये इंसान मेरे को क्या रीपे कर सकता है क्या नहीं, हाँ कि नहीं, रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं, आप लिख के रख सकते हैं यहाँ पे, ये क्यों मेरे पास रीपेमेंट कैपेसिटी लिखिए, रीपेमेंट कैपेसिटी, ये वर्ड आप लिख के रखिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलिए थर्ड कौन है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों आपका इस बिजनेस में वो इंटरेस्ट रखना चाह रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लीजिएगा, वो भी तो देखिएगा विदर आप प्रोवाइड, जो आप लोन लिए हैं क्या उसको रीपे आप कर सकते हैं कि तभी ना आपको लोन देगा, अदरवाइज ऐसी कैसे लोन देगा, ऐसी तो नहीं देगा सर लोन। तो वो आपको ये भी चेक करेगा क्या तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है क्या नहीं लोन रीपे करने के लिए, हाँ कि नहीं, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फोर्थ लिख के रखिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा, रीजन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, हाँ कि नहीं, इसीलिए वो भी क्या करेगा, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा। और कौन भैया रख सकता है, खुद सोच के देखिए, कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर भी आपके बिजनेस में क्या करता है, इंटरेस्ट रखता है कि नहीं, हाँ भैया रखता है, तो लिखिए कस्टमर, कस्टमर्स। बोलिए यहां तक ठीक है, बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, दिक्कत बताइए आप मेरे को। क्या हम एक बार आपको पूरा एक बार रिकैप करवा देते हैं तो आपको और क्लियर रहेगा चीज। फिर अगले दिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, पहले हम लोग अकाउंटिंग को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, फिर आपका लिमिटेशंस में आएंगे, फिर आपका क्या करेंगे, इस पे आएंगे, आई मीन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आएंगे। चलिए फटाफट से एक बार हम सारा चीज़ आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है बच्चा। हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने को क्या रहे, याद होते रहे, ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे क्लास में ही ताकि अपने को याद होते रहे। चलिए फटाफट से एक बार ऑब्जेक्टिव से एक बार देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखा ऑब्जेक्टिव में, हम लोग हर चीज़ को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, हम लोग क्यों अकाउंटिंग करते हैं, इससे मेरे को क्या क्या उद्देश्य है, बोलिए, प्रॉफिट और लॉस भी मेरे को मिलता है। फिर क्या है, हम लोग बिजनेस का पोजीशन कैसा है ये भी जान सकते हैं यहाँ से, हाँ भैया। टू हेल्प डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करने में सुविधा होता है। टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, हम लोग को इसमें क्या फायदा है, बोलिए एक बार, अकाउंटिंग करने से लीगल रिक्वायरमेंट, हम लोग को जो भी टैक्स का है, टैक्स हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, आप लोग को सुने होंगे ये चीज़ गवर्नमेंट को, तो उसमें भी मेरे को हेल्प कर जाता है, हाँ कि ना। उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी को, जैसे सर क्या कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए, कोई अगर अननेसेसरी खर्चा हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और क्या है बोलिए, और एक का क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ्रॉड को भी रोका जा सकता है, ठीक है यहाँ तक। हाँ भैया लिमिटेशंस भी था यहाँ पे, हाँ भैया लिमिटेशंस था। पहला पॉइंट क्या था लिमिटेशन में, बोलिए एक बार, यहाँ पे इग्नोर करते हैं किस चीज़ को, क्वालिटेटिव फैक्टर को, सिर्फ हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, ये फुल्ली एक्यूरेट नहीं है, हाँ भैया एक्यूरेट नहीं है। एग्जांपल आपको मैंने दिया, आप एग्जाम दे के आते तो आपका जब घर में पूछा जाता आप कितना आपको आ सकता तो आप क्या बोलते हैं, 80, 85,
90, बट एग्जैक्ट क्या आता है क्या नहीं, इसीलिए क्या नहीं है बोलिए एक बार, एक्यूरेट नहीं है। और ये जो भी होता है ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हाँ भैया हिस्टोरिकल डेटा, विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं विंडो ड्रेसिंग वो नहीं, ये क्या है वैल्यू को ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, कैन नॉट मेजर नॉन मॉनिटरी आइटम। मैंने ऊपर में ही बोला था आपको क्वालिटेटिव फैक्टर, उसी में आपको समझाया था नॉन मॉनिटरी आइटम को ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा भैया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो तरीके का होता है यूजर, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। हमको इन दोनों को ही बताना पड़ता है। आप देखिए इंटरनल में सबसे पहले कौन आएगा सर, ओनर, जो बिजनेस का मालिक है। वो बिजनेस क्या देखना चाहेगा, उसका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वो जानना चाहेगा हमेशा। उसके बाद सेकंड कौन है सर, एम्प्लॉइज। सेकंड कौन है सर, एम्प्लॉइज। ठीक है ना, एम्प्लॉइज भैया क्यों जानना चाहेगा, आप खुद सोच के देखिए, वो एम्प्लॉय यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका सैलरी, उसका बोनस, ये सब तो है ना, तो इसीलिए वो ये भी जानना, एम्प्लॉइज भी जानना चाहेगा। मैनेजमेंट भी जानना चाहेगा सर क्या है नहीं है, अकाउंटिंग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट इसलिए जानना चाहेगा कि उसको क्या है, प्लानिंग करना है आगे का, उसको क्या करना है, डिसीजन लेना है इसी तरीके से, इसीलिए उसको भी बताना पड़ेगा सर। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है सर, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्यों जानना चाहेगा, आप खुद सोच के देखिए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या वो इन्वेस्ट करेगा किस तरीके से, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है ये जानेगा तभी ना वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज क्यों ही करे। ठीक है, क्रेडिटर, जिससे आप माल उधारी पे लेते हैं, आप खुद सोच के देखिए आपका रीपेमेंट करने का कैपेसिटी है या नहीं, तभी तो वो आपको देगा, अदरवाइज क्यों देगा। ये चेक के करने के लिए, चेक ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टू चेक रीपेमेंट कैपेसिटी, टू चेक रीपेमेंट कैपेसिटी आप लिख के रख सकते हैं एक लाइन, टू चेक रीपेमेंट कैपेसिटी। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों जानना चाहेगा, क्या आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको क्या उसको आप रीपे भी कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं रीपे कर सकते तो आपको क्या बैंक लोन देगा, नहीं देगा सर। गवर्नमेंट भी आपका बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, क्यों भैया इंटरेस्ट रखता है गवर्नमेंट को आपके बिजनेस से टैक्स मिलेगा, आप अगर प्रॉफिट करते हैं तो वो भी जानना चाहेगा। लीगल कंप्लायंस भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर भी आपके बिजनेस को जानना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स भी आ गया। बोलिए यहाँ तक ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे को आराम से आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप अपना डाउट जो भी है वो आप डाल के रखें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चा, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आप लोग जरूर एक बार रीड करके अगले क्लास में रखिएगा, मैं और भी आगे इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करेंगे अगले और 1 या 2 क्लास में हम लोग इस पूरा फर्स्ट यूनिट को चैप्टर को अपना हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।